Jai Hind doston. Welcome back to the Assam Prohari of Smart IAS Foundation. On today, October 12, I will discuss the last week Assam specific current affairs in depth, keeping in mind both the prelims and the upcoming मेंस एग्जामिनेशंस. आगे APSC के जो भी prelims और मेंस एग्जामिनेशंस होंगे उनको ध्यान में रखकर हम लोग लास्ट वीक का, ये पूरे वीक का अक्टूबर 6 से लेकर अक्टूबर 11 का असम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द एजेंडा फॉर टुडे कि आज के हमारे सेशन का एजेंडा क्या होगा. The first topic which we will discuss is related to Geological Survey of India. GSI की एक रिपोर्ट को हम डिस्कस करेंगे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आसाम में, बाकी आसाम के अलावा और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो हमारे स्टेट्स हैं उत्तर पूर्वी भारत में, यहाँ पर मल्टी ईयर मिनरल एक्सप्लोरेशन के रोड मैप की बात कर रहा है कि मिनरल एक्सप्लोरेशन से किस तरह से इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में डेवलपमेंट हो सकता है, इसके साथ साथ क्या एसोसिएटेड चैलेंजेज और वे फॉरवर्ड हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आप जीएस पेपर 3 and 5 में एक्सपेक्ट कर सकते हो. Then the second topic would be related to Shraddhanjali scheme. The Honorable Chief Minister of Assam, श्री हिमंता बिश्वा शर्मा जी, इन्होंने बहुत अच्छा एक स्कीम स्टार्ट किया, श्रद्धांजलि स्कीम. ये श्रद्धांजलि है उन परिवारजनों के लिए जिन्होंने उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने परिवारजन को खो दिया स्टेट से बाहर, एंड अब उनके लास्ट राइट्स से लेकर कई बार लॉजिस्टिकल चैलेंजेज होते हैं, तो इस चीज़ को दूर करने के लिए श्रद्धांजलि स्कीम है. The third is Arunodaya 3.0 scheme, एक बड़ी ambitious scheme, and again the contribution for this scheme, the applause for this scheme goes to the Honorable Chief Minister कि इन्होंने ये अरुणोदय स्कीम से असम की जो विमेन हैं उनको कुछ हद तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाने के लिए सरकार की तरफ से जो मदद हो सकती है वो मदद प्रोवाइड की. हम इसके थर्ड स्टेज की बात करेंगे, अरुणोदय 1 and 2.0 के बाद थर्ड स्टेज की. फोर्थ टॉपिक इज रिलेटेड टू वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप, जो कि स्टेट भारत, ना सिर्फ आसाम में, ना सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, बल्कि पूरे भारत में वर्ल्ड लेवल पर किस तरह से पूरा भारत, इंडिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का रिप्रेजेंटेशन कर रहा था, नेतृत्व कर रहा है, इससे रिलेटेड इवेंट्स यहाँ पे कवर होंगे. और फिर आपके लिए बाद में इन सारे टॉपिक से रिलेटेड मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस और प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं. ओके, सो कम टू द, अच्छा, फर्स्ट टॉपिक पे आने से पहले रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन की हम बात कर लें. तो पहला टॉपिक जो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए मैंने दिया है वो है आसाम ट्रिब्यून से, अक्टूबर 11 वाले न्यूज़पेपर से, जिसका टाइटल है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट. राइट, ये जो हमारा एडिटोरियल वाला सेक्शन है आसाम ट्रिब्यून का, वहाँ पे आपको ये टाइटल आपको मिल जाएगा, ये आर्टिकल मिल जाएगा, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट का. इसमें काफ़ी अच्छे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जो इंडिजीनियस नॉलेज है डिफरेंट हर्ब्स को लेकर, उन हर्ब्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है, ये आपको कई बार प्रीलिम्स के एग्जामिनेशंस में हेल्प करती है. ऐसी इन्फॉर्मेशन अपने कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने कॉमन नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए भी जान सकते हो, और इंटरव्यू वगैरह में भी आपसे ऐसे हर्ब से रिलेटेड, किसी इंपॉर्टेंट हर्ब से रिलेटेड, एरोमेटिक प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह पूछ लिए जाते हैं. ओके, सो यू शुड गो थ्रू दिस आर्टिकल. द सेकेंड आर्टिकल इज रिलेटेड टू इंडिया एंड अफगानिस्तान रिलेशन. जैसा कि अभी हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में अभी जो तालिबानी गवर्नमेंट है, उनके एक तरह से आप कह लो कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो फॉरेन रिलेशंस का काम देख रहे हैं, ही वॉज इन इंडिया, राइट. और ये ना काफ़ी एक बड़ा इवेंट था कि इंडिया में, अफगानिस्तान में तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया आकर इंडिया के ऑनरेबल मिनिस्टर्स के साथ, बाकी मिनिस्टर्स के साथ मिल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है. तो ये इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशंस में भी एक नया चैप्टर शुरू होगा. तालिबान जो अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब वो इंडिया के साथ कैसे रिलेशंस बनाएगा, इस बीच पाकिस्तान जो बीच में पड़ता है, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बीच क्या ट्रायंगल बनेगा, इन सब चीज़ को लेकर एक बड़ा अच्छा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में कवर किया गया अक्टूबर 10 को. सो आप इसको अपने इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल इवेंट से रिलेटेड नॉलेज के लिए, अवेयरनेस के लिए पढ़ सकते हो. ठीक है, ये दो टॉपिक हो गए. अब हम फर्स्ट टॉपिक पर आते हैं. पहला था GSI मींस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मल्टी ईयर एक्सप्लोरेशन रोड मैप फॉर आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, इसके बारे में भी मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन आगे अटैच कर दिया है. पहले जरा हम कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं कि हम इस आर्टिकल को पढ़ क्यों रहे हैं. तो पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो बॉडी है, ये पूरे ईयर लॉन्ग मिनरल एक्सप्लोरेशन का रोड मैप प्रिपेयर कर रही है कि आसाम, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थ्रू आउट द ईयर किस तरह से मिनरल एक्सप्लोरेशन किया जाए. बिकॉज मिनरल जो है आसाम और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एक अनटैप्ड पोटेंशियल के रूप में पड़े हुए हैं. ये मिनरल्स अवेलेबल तो हैं, बट एक्चुअली में ना हम बस 10 से 15% तक ही मिनरल एक्सप्लोर कर पाते हैं. सोचो बाकी, और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल एक्सप्लोर करें सस्टेनेबल मैनर में, ऑब्वियसली सस्टेनेबल मैनर में, तो कितना बढ़िया इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकेगा.
ठीक है। एंड दैट्स वाई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको लेकर डिफरेंट मिनरल ब्लॉक्स के ऊपर जो भी रिसर्च हो सकता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, उसको प्रेजेंट करने का काम कर रहा है। ये हमारा कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब हम आते हैं अपने की मिनरल रिसोर्सेज पे। इफ आई टॉक अबाउट आसाम, तो आसाम में हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में आसाम प्रहरी के प्रीवियस सेक्शंस में भी पढ़ाया है, आज एक बार फिर से रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ ना कि जीएस पेपर 3 के लिए या जीएस पेपर 5 के लिए ऐसे टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स की अगर बात करें तो लेंथेनम, नियोडीमम, यूट्रियम, ये सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो कि मैग्नेट्स बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में, ईवी में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, विंड टर्बाइन में, डिफेंस इक्विपमेंट्स में, इन सब में काफी इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स वाई द एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, if this entire northeastern region, if it address the environmental challenges, socio-political challenges, economic challenges, technical challenges, और इन challenges को address करके अगर exploration बढ़िया से कर सके ना, तो पूरे region का development एक अलग ही आयाम पर होगा, एक अलग ही direction में development हो सकेगा, राइट। और इससे ना सिर्फ हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे, बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या पॉवर्टी से रिलेटेड बाकी और भी जो चैलेंजेस होते हैं, कभी इंसर्जेंसी का चैलेंज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट का चैलेंजेस होता है, वो सारी चीजें भी एड्रेस हो पाएंगी। दैट्स व्हाट रेयर अर्थ एलिमेंट का मिलना इन रीजन में अपने आप में एक वरदान है। इसके अलावा आयरन ओर और लाइम स्टोन जैसे मिनरल्स भी अच्छे अमाउंट में इंडिया के आसाम के और आसाम के अलावा बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अलग अलग रीजन में मिलते हैं। ग्लास सैंड एंड प्लेसर गोल्ड डिपॉजिट्स भी, स्पेशली सुबनसिरी रिवर बेसिन में सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी न्यूज में रहता है, और सुबनसिरी रीजन में जो प्लेसर गोल्ड डिपॉजिट है ये भी न्यूज में रहता है हमेशा। सो इवन गोल्ड के केस में, जिसमें इंडिया को काफ़ी डिपेंडेंसी अपने इंपोर्ट पर बनाए रखनी होती है, अगर हम प्लेसर गोल्ड का एक्सट्रैक्शन कर सकें और हम उसको यूजेबल बना सकें तो इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए। सो सिग्निफिकेंस, ओवरऑल सिग्निफिकेंस की बात करें, आप ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो पाई चार्ट एसोसिएटेड है ना, सॉरी बार चार्ट एसोसिएटेड है, आप इनको भी रेफर कर सकते हो अपने आंसर्स लिखने में, राइट। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, राइट, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इन सब रीजन्स में किस तरह से आप स्ट्रेटजिक एंड क्रिटिकल जो क्या बोल सकते हैं मिनरल्स को लेकर इंपॉर्टेंस है, वो बड़े अच्छे से इस चार्ट में रिप्रेजेंट किया गया है। स्ट्रेटजिक एंड क्रिटिकल मिनरल्स ये रेड कलर वाले से, और ब्लू कलर वाले में बाकी मिनरल्स को रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, सो हम ओवरऑल सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं या रेयर मिनरल्स जो हमारे हैं, राइट, दे आर क्रिटिकल फॉर दिस सेक्टर्स जो हम देख चुके हैं। आसाम के बारे में बात करें, हम आसाम प्रहरी पढ़ रहे हैं, तो आसाम की जो नॉन एनर्जी मिनरल पोटेंशियल है, इट वुड डाइवर्सिफाई द इकोनॉमी बियॉन्ड ऑयल एंड गैस। कहने का तात्पर्य ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि आसाम में ऑयल एंड गैस रिलेटेड तो डेवलपमेंट है ही, एक्सप्लोरेशन है ही। दैट्स वाई हम ओएनजीसी हो गया या नुमालीगढ़ रिफाइनरी हो गया, है ना, इन सब में हम काफ़ी देखते हैं कि यहाँ इनके वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी स्टेट का होता है, रेवेन्यू भी कलेक्ट होता है और कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। पर अगर हम नॉन एनर्जी मिनरल पोटेंशियल पर आएँ, जो ये हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं या आयरन ओर हैं या ग्लास हैं या फिर प्लेसर गोल्ड डिपॉजिट्स हैं, तो इससे ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नए रास्ते खुल सकते हैं। एंड दैट्स वाई इट वुड प्रमोट रीजनल इंडस्ट्रियलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड रेवेन्यू जनरेशन। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो रीजनल का मेंशन हम इसलिए कर रहे हैं, वैसे हम आसाम के पर्सपेक्टिव में आसाम प्रहरी में पढ़ रहे हैं, बट ना सिर्फ आसाम बल्कि आसाम के अलावा बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी, मेघालय, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, इन सब में कहीं ना कहीं ओवरऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकेगा, राइट। और अब इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो इंडिया की जो रिसोर्स स्कार्सिटी है, चाहे वो गोल्ड की बात हो, रेयर अर्थ मिनरल्स की बात हो, वो रिसोर्स स्कार्सिटी भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए। बट इसके साथ साथ कुछ एसोसिएटेड चैलेंजेस भी रहते हैं। क्या एसोसिएटेड चैलेंजेस हैं? तो चैलेंजेस देखो, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को चैलेंजेस कैसा फेस करना पड़ता है? इकोलॉजिकल चैलेंजेस, इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस एंड सोशियो पॉलिटिकल चैलेंजेस। एंड बिकॉज ऑफ दैट अराउंड 10 to 15%, बस 10 से 15% ही जो एक्सप्लोरेशन है वो हो पाया है। हम इसको अगर 50% से ऊपर ले जाने की कोशिश करें, मान लो 100% पूरा का पूरा एक्सप्लोर नहीं करें, बट अगर 50 भी क्रॉस कर लें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी होगा। And for that we need to address these challenges like ecological fragile landscape, high seismic activity वाले जोन में पड़ता है, dense forests हैं, landslide prone regions हैं। So ये ecological challenges प्रोवाइड करते हैं।
इकोलॉजिकल चैलेंजेस के साथ साथ हो गया इंफ्रास्ट्रक्चरल डिफिसिट्स। अब जब हाई सिस्मिक एक्टिविटी है या लैंडस्लाइड प्रोन रीजन है तो यहाँ पे हाईवेज बनाना है ना, यहाँ पे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, या यहाँ पे आपके लिए हेलीपैड्स बनाना, या फिर आपके लिए एयर स्ट्रिप बनाना, इसको लेकर चैलेंजेस होती है। एंड दैट्स वाई स्पेशली स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर और नागालैंड और मिजोरम, अभी पहली बार मिजोरम के स्टेट कैपिटल में रेलवे स्टेशन खुला। अभी मैंने तुम्हें बताया था ना, मिजोरम में पहली बार फिर स्टेट कैपिटल में पहुंचा रेलवे स्टेशन। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस भी इनके वजह से बरकरार रहते हैं। एंड देन सोशियो पॉलिटिकल हर्डल्स। A very unfortunate thing about the northeast region is that the people here had suffered due to insurgency. ये सफरिंग यहाँ नहीं लोगों को झेलनी चाहिए थी। कुछ हमारे लीडर्स की कमी रही कि उनकी लीडरशिप में वो कमी रही, और कुछ ब्रिटिश जिस हालात में देश को छोड़ कर गए थे कि इंसर्जेंसी का ग्रोथ हुआ हमारे आसपास के, स्पेशली चाइना और बाकी नेशंस जिन्होंने इंडिया में डिस्टर्बेंस पैदा करने की हमेशा कोशिश की, उन सब की वजह से भी कई पॉलिटिकल सोशियो पॉलिटिकल चैलेंजेस बरकरार रहते हैं जो टाइम टू टाइम अराइज होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस सिक्स्थ शेड्यूल का होना, अब सिक्स्थ शेड्यूल लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। कई ऐसे रीजन है जहां पे डेंस फॉरेस्ट है, जहां पे ट्राइबल पीपल के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, या सिक्स्थ शेड्यूल वाले रीजन में लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। बट होता क्या है, इसके वजह से ना डेवलपमेंट वर्क जो होता है वो कभी कभी स्लो हो जाता है। अब बात क्या है कि कैसे हम आगे बढ़ें, हमें इंडिजिनियस पीपल के राइट्स भी एड्रेस करने हैं, हमें बाकी ट्राइबल पीपल के राइट्स भी एड्रेस करने हैं, हमें फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट के हमारे एनिमल्स हैं, जो हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, हमें वो भी सही रखनी है, साथ ही साथ डेवलपमेंट भी करना है। सो हमें इन दोनों चैलेंजेस को भी एड्रेस करना है, डेवलपमेंट भी ऐसा ना हो कि अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाए, दोनों को पैरेलली लेकर चलना होता है। ओके, and that's why the way forwards are associated like this। टेक्नोलॉजिकल एंड सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन करना, हमें एआई का, मशीन लर्निंग का यूज करके टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन में ध्यान देना चाहिए। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना, अभी जैसे, या कम्युनिटी इंगेजमेंट करना। मैंने अभी तुम्हें सिक्स्थ शेड्यूल का एग्जांपल दिया, दैट सिक्स्थ शेड्यूल इसको लाया गया लोगों के राइट्स को एड्रेस करने के लिए। बट कभी कभी क्या होता है कि लोगों के राइट्स एड्रेस होने के साथ ही अब डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स अगर किए जाते हैं तो समटाइम्स एक क्लैश अराइज हो जाता है। वो क्लैश को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? कम्युनिटी इंगेजमेंट करके, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करके। हम पूरे रीजनल लेवल पे अगर हम बात करें, पूरे रीजनल लेवल पर, पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजनल लेवल पर, तो सेकेंड नॉर्थ ईस्ट मिनरल माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्लिक्ट जो कि जो 2025 में हुआ, जून 2025 का सेकेंड नॉर्थ ईस्ट माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव, ये ना सिर्फ असम के लिए बल्कि असम के अलावा बाकी जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ना, उनके बीच बेटर कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए किया जाता है ऐसा कॉन्क्लेव। सो रीजनल ग्रोथ इसके साथ हो पाएगा। ये आपके वे फॉरवर्ड हो गए। ओके, अभी क्वेश्चन पे जाने से पहले एक पार्ट किसका हम देख लेते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1851 में, मतलब प्री इंडिपेंडेंट टाइम में होता है। सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। किसने इन्होंने किन्होंने पहले इसे लीड किया? तो सर थॉमस ओल्डहैम नाम के पर्सन है। ही वॉज द फर्स्ट सुपरिटेंडेंट। पहले इनका मेन पर्पस होता था कोल फाइंड आउट करना। किस चीज़ के लिए भैया? तो जो इंडियन रेलवे ये लगा रहे थे उसके के लिए। बट धीरे धीरे आगे इंडिपेंडेंट इंडिया में अभी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर इट वर्क्स फॉर ओवरऑल मिनरल एक्सप्लोरेशन इन इंडिया, बीट कोल, बीट आयरन, बीट प्लेसर गोल्ड डिपॉजिट्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स, राइट। इन सब के आपको डेवलपमेंट या इन सबसे रिलेटेड एक्सप्लोरेशन के लिए अब जीएसआई काम करती है। हेड क्वार्टर कोलकाता और बाकी 6 रीजनल ऑफिसेस लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग, इन रीजन्स पे पड़ते हैं। ठीक है, अब ये रहा आपका पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक इज श्रद्धांजलि स्कीम। जैसा मैंने बोला, आप यहाँ पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को देख सकते हो, एंड द पीपल वी ऑल शुड बी थैंकफुल कि उन्होंने एक स्कीम स्टार्ट की। क्योंकि देखो इसका जो सिग्निफिकेंस है ना, ये ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के लिए पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस को बढ़ाता है। और जब भी सरकार अगर पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस को प्रमोट कर रही है, देन पीपल शुड बी थैंकफुल टुवर्ड्स द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड द ऑनरेबल मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ आसाम, कि वो ये बेहतर काम कर रहे हैं ताकि जो परिवार अपने परिवारजन को खो दिया, अब उसे लॉजिस्टिकल चैलेंजेस ना फेस करना पड़े, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके अंतिम संस्कार के लिए। आप यहाँ पे 10 सेंटिनल को देख सकते हो। यहाँ आर्टिकल क्या लिखा गया? असम सीएम लॉन्चेस श्रद्धांजलि स्कीम टू इंश्योर डिग्निफाइड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोर्टल रिमेन्स। ठीक है, ये हमारा श्रद्धांजलि स्कीम है, अभी रिसेंटली अक्टूबर 6, 2025 को। चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव देखें। तो ऑब्जेक्टिव तो मैंने तुम्हारे साथ जो न्यूज आर्टिकल है वहीं पर डिस्कस कर लिया। बार बार तुम्हें वही बता रहा हूँ कि रिसेंटली प्री सिक्योर में भी तुम्हें मैंने
प्री सिक्योर में जब हम यूथेनेशिया के बारे में बात कर रहे थे तो हमने पढ़ा कि आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट का पार्ट है ना, 21, तो इट ऑल्सो इंश्योर डेथ विथ डिग्निटी। आर्टिकल 21 डेथ विथ डिग्निटी भी इंश्योर करता है। तो जब डेथ विथ डिग्निटी इंश्योर करता है तो मरने के बाद ना सिर्फ उस इंसान का यह हक है बल्कि उसके परिवार का भी हक है कि एक डिग्निफाइड उसको विदाई मिल सके, है ना। एंड दैट्स वाई ये श्रद्धांजलि स्कीम उसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए स्टार्ट किया गया है। बेनिफिशियरी जिसके कौन कौन होंगे, तो जो एसएमई स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग आउटसाइड द स्टेट, लो इनकम वर्कर्स, कई बार एसएमई स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स असम से हैं, बाहर दिल्ली में पढ़ रहे हैं, बेंगलुरु में पढ़ रहे हैं, चेन्नई में पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वहाँ सपोज मान लो किसी एक्सीडेंट की वजह से उनकी जान चली गई, तो अब उनकी फैमिलीज बेचारी दो तरह से उनके ऊपर शोक आ जाता है। एक तो अपने ऑब्वियसली बच्चों को खोने का, और उसके बाद फिर उनके डेड बॉडी को वापस स्टेट लाना, उसको लेकर कई लॉजिस्टिकल चैलेंजेस फेस करने होते हैं। तो वो दिक्कत नहीं आए, वैसे लोगों को क्यों बेनिफिशरी बनाया जाएगा। लो इनकम वर्कर्स जो बेचारे काम करने के लिए स्टेट से बाहर जा रहे हैं, फैमिलीज ऑफ इंडिविजुअल्स हु डाइड अननेचुरली ड्यू टू एक्सीडेंट्स और मर्डर्स, एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस हु आर फेसिंग फाइनेंशियल बैरियर्स, ये लोग बेनिफिशरीज होंगे इस श्रद्धांजलि स्कीम्स के। एक्सक्लूजन भी है जो एफ्लुएंट फैमिलीज है, जिनके पास पहले से फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है कि वो खुद अरेंजमेंट कर सके, या फिर डेथ्स ड्यूरिंग मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड द स्टेट, कि आप इलाज करवाने के लिए स्टेट से बाहर गए, देन यू वुड नॉट बी कवर्ड अंडर श्रद्धांजलि स्कीम, है ना। ये पॉइंट स्पेशली याद रखना, ये वाला पॉइंट स्पेशली याद रखना कि जब आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए स्टेट से बाहर जा रहे हो, देन यू वुड नॉट बी कवर्ड इन नॉर्मल सिचुएशंस, ठीक है। चलिए, फाइनेंशियल वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल कंडीशंस होंगे वहां पर। अब हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है श्रद्धांजलि स्कीम का, जो हमें मेंस के आंसर लिखने में हेल्प करेगा। इट रिफ्लेक्ट्स द पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस। और किसी भी सरकार से, चाहे हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसाम की बात करें, या हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की बात करें, या हम किसी दूसरे स्टेट के लीडर की बात करें, किसी भी पार्टी से रिलेटेड हो, किसी भी दल से रिलेटेड हो, उनका पर्पस मेन क्या होना चाहिए, पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस को प्रमोट करना। और ये एक वैसे ही पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस को प्रमोट करने का आइडिया है जहां पे ग्रास रूट नीड, जो ग्रास रूट नीड है, अभी मैंने तुम्हें समझाया ना कि किस तरह से एक वीकर सेक्शन सोसाइटी में, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के पर्सन है, अपने पर्सन को खोने के बाद एक दोहरा दुख उनके ऊपर होता है उनके डेड बॉडी को वापस अपने गांव, अपने घर तक लाने का। तो वो ग्रास रूट नीड फुलफिल करने का काम कर रहा है ये हमारा श्रद्धांजलि स्कीम। ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच को प्रमोट कर रहा है, बिकॉज एवरी गवर्नमेंट इट मस्ट प्रायोरिटाइज कंपैशन, डिग्निटी एंड इमोशनल हीलिंग ऑफ इट्स पीपल। ये ना सिर्फ स्टेट का बल्कि नेशनल गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड माइग्रेंट वेलफेयर भी। There is a large number of people from Assam economic weaker section who work in the adjoining states or other states of India. एंड सपोज कि वहाँ उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, तो वो इस स्कीम के बेनिफिशरीज हैं, पहले ही मैंने तुम्हें यहाँ बता रखा है। सो दैट्स वाई दीज आर द सिग्निफिकेंस। अब इसके बेसिस पर आपके लिए ये मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, वो मैंने आगे अटैच करके रखा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अरुणोदय 3.0 स्कीम। अरुणोदय 3.0 स्कीम इसका थर्ड एडिशन है, जो कि 3.0 वर्ड से आप समझ सकते हो। स्टार्टिंग की बात करें तो 2020 में इसको लॉन्च किया गया था अंडर असम फाइनेंस मिनिस्ट्री। पर्पस क्या था, टू सपोर्ट पुअर फैमिलीज ड्यूरिंग कोविड-19 इकोनॉमिक हार्डशिप। बिल्कुल भाई, अच्छी बात है। अब इनिशियल कवरेज को देखें तो 18 लाख इनिशियल बेनिफिशरीज हुए। ये सारे फैक्ट्स आप अपने मेंस के आंसर्स लिखने में यूज करोगे। प्रीलिम्स में भी आ सकता है, पर मेंस में वैल्यू एडिशन में, जो ₹830 पर मंथ जिनको शुरू में इनिशियली डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में दिया गया। इसका एक्सपेंशन फिर किया गया 2021 में, जब 1000 पर मंथ किया गया और 28 लाख बेनिफिशरीज से एड्रेस हुए। और अब 3.0 में जो 2025 में लॉन्च किया जा रहा है, 38 लाख फैमिलीज को बेनिफिशरी बनाने का काम, या उनको ये बेनिफिट्स देने का टारगेट रखा गया है, ठीक है। चलिए, सो किस तरह से इसे लॉन्च किया जाएगा, आप यहाँ पे पहले ये स्निपेट्स देखिए। ड्राइविंग आसाम्स इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू ग्रास रूट एम्पावरमेंट, अरुणोदय 3.0। ईच अंत्योदय फैमिली टू बी प्रोवाइडेड ₹1250। मतलब ये नंबर आपको याद रखना है कि अभी कितना दिया जाएगा, 1250 रुपये। पहले कितना दिया गया था, पहली बार दिया गया था आपको कितना, 830 रुपये। थर्ड टाइम कितना दिया गया, 1000 रुपये। अब कितना दिया जा रहा है, 1250 रुपये, ठीक है। सो ओवर 410 करोड़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड मंथली। एवरी मंथ 410 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा।
अगर सही से ये लोगों के अकाउंट में पहुंचे तो सच में ये पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट को प्रमोट करेगा, ग्रास रूट गवर्नमेंट को प्रमोट करेगा. So the purpose is to provide financial support to economic weaker families, especially the women, to empower them with direct benefit transfer. To reduce poverty, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी एड्रेस करने में हेल्प करेगा. रिड्यूस पॉवर्टी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी कहीं ना कहीं स्टेट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोटिवेट करता है. इट वुड सपोर्ट द एजुकेशन, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ दिस फैमिलीज. It would also minimize the gaps between government aid and actual household needs via direct transfer. हमारी जो सरकार है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली है, वो कैपिटलिज्म, मतलब कैपिटलिज्म नहीं, कैपिटल ग्रोथ है ना, कैपिटल ग्रोथ एंड सोशलिज्म, इन दोनों के ना एक फाइन बैलेंस पर बना है कि हमारे कंट्री का कैपिटल ग्रोथ भी होता जाए बट सोशल प्रिंसिपल्स भी हम दूर ना कर दें जो महात्मा गांधी के आइडियाज में थे या बाकी हमारे लीडर्स के आइडियाज में थे. तो उन दोनों को बैलेंस करते हुए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी किया जाएगा. साथ ही साथ जो गैप रह जाता है गवर्नमेंट एड और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में, वो एड्रेस भी अरुणोदय से होगा क्योंकि डायरेक्टली उनके अकाउंट में जा रहा है. वो इससे अपना कैपिटल ग्रोथ में भी अपना यूज कर सकते हैं इन चीज़ों को. एंड सो इट वॉज ओवरऑल प्रमोट द इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड ग्रास रूट इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल ऑफ आसाम. ठीक है, अब हम इसके डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो हर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम इसके लिए एलिजिबल है, बट कुछ एनुअल इनकम के क्राइटेरियाज रखे गए हैं. 2 लाख से कम आपका पर एनुअल इनकम होना चाहिए, पर ईयर इनकम होना चाहिए. ठीक है. फीमेल हेड ऑफ हाउस होल्ड मस्ट हैव ए बैंक अकाउंट, क्योंकि जो पैसा दिया जाएगा वो किसके अकाउंट में, फीमेल हेड के अकाउंट में. प्रायोरिटी क्या है, विडोज, डाइवोर्स, डिजर्टेड वीमेन, ओल्ड, इन्फर्म वीमेन, ट्रांसजेंडर्स पर्सन, है ना. देखो ये कितना बढ़िया सोसाइटी में इंक्लूसिविटी ट्रांसजेंडर्स को प्रमोट करेगा एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज, हमारे जो दिव्यांगजन है उनके लिए. तो हर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम एलिजिबल है, बस उसका इनकम 2 लाख से कम होना चाहिए, ये ध्यान रखें. ठीक है. Household with disabled or aged earning members or with members suffering from special diseases like HIV, thalassemia, cerebral palsy are also eligible. चलिए, तो हेल्थ बेसिस पर ये कंडीशंस भी रखे गए. एलिजिबिलिटी, इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये तो एलिजिबिलिटी था. इन एलिजिबिलिटी, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पेंशनर हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर से तो नहीं मिलेगा. आपके घर में कोई 4 व्हीलर है तो आपको नहीं मिलेगा. यू आर टैक्स पेयर नहीं, बिजनेस ओनर्स नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स नहीं, अंडर अरुणोदय प्लस और सिमिलर स्कीम तो भी नहीं, एंड कंपोजिट हाउस होल्ड इनकम एक्सीड्स लिमिटेड डिफाइंड अंडर आसाम फूड सिक्योरिटी रूल्स NFSA 2012 लेस देन 4 लाख. मतलब अगर आपका कंपोजिट इनकम भी, जो सरकार ने डिसाइड किया है कि कंपोजिट फैमिली इनकम अगर इस लिमिट से बाहर होता है, देन अगेन यू आर नॉट एलिजिबल. अब इसको देखो, इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इसलिए क्लियर रखी जाती है क्योंकि ये जो वेलफेयर स्कीम्स है ना, ये उन तक पहुंचे जिनके लिए एग्जैक्टली बनाया गया है. ठीक है. चलिए, अब हम सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट की बात करते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है अरुणोदय स्कीम का. तो सिग्निफिकेंस बोले तो विमेन सेंट्रिक वेलफेयर स्कीम है और विमेन दे मस्ट कहीं ना कहीं हर फैमिली के उत्थान में, हर फैमिली को चलाने में विमेन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. पोस्ट इंडिपेंडेंस आसाम या पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में ये बात हमेशा ध्यान रखी गई जो कि उतनी पूरी नहीं हो पाई. दैट्स वाई फ्लॉ हमेशा रह जाता है और उस फ्लॉ को दूर करने के लिए अरुणोदय 3.0 या अरुणोदय स्कीम्स ये इंश्योर करेंगे कि विमेन लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द फैमिली हो सके. फाइनेंशियल डिपेंडेंसी जो लोगों की लोन के या बाकी चीज़ों पर होती है वो कम हो. ग्रास रूट इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़े लोगों का. पॉवर्टी रिडक्शन स्टेट में हो सके और जब पॉवर्टी रिड्यूस होगा तो न्यूट्रिशंस नीड, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी. एंड सो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर फ्रॉम द स्टेट टू द बेनिफिशरीज ये भी पॉसिबल हो पाएगा. ओके, नाउ मेंस बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन दिस. अब इस अरुणोदय 3.0 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे वो तो मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया. अब उसके रिलेटेड ये मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया आपके लिए. Next topic is BWF World Junior Badminton Championship, which is recently which will be held in क्या गुवाहाटी, राइट. गुवाहाटी में ही ये किया जाएगा. कब से स्टार्ट हो रहा है? अच्छा, इज बीइंग होस्टेड October 6 to 19 स्टार्ट हो चुका है, तो 6 से 19 तक ये चलेगा. ठीक है, October 6 to 19 ये स्टार्ट हो चुका है. हाँ जी, चलिए देखने जो 2 लेवल पे किया गया. देखो यहाँ पर 6 to 11 बाई इंडिविजुअल चैंपियनशिप फॉर आई लेवल कप 13 to 19. ओके, ये इतना, ये दोनों डेट्स नहीं आपको याद करने, बस मैंने बताया.
कहाँ पर किया जा रहा है? तो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अमीन गांव गुवाहाटी में। द इवेंट रिटर्न्स टू इंडिया आफ्टर 17 ईयर्स, लास्ट हेल्ड इन 2008 एट पुणे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया प्रीलिम्स के लिए कि लास्ट टाइम ये जो वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप है वो 2008 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पुणे में। अब पुणे कहाँ पर रहा है? तो इंडिया के वेस्ट में पड़ रहा है। और आसाम कहाँ पर है? इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में पड़ रहा है। तो वेस्ट से लेकर ईस्ट आना या इंडिया में पिछले 17 ईयर्स का सूखा खत्म होना अब जाके 2025 में हुआ, जिससे कि जूनियर वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप यहाँ पर सक्सेसफुली करवाया जा रहा है। सो इंट्रोडक्शन तो यहाँ आपके लिए अवेलेबल है। इसके जैसे हम बात करें बैडमिंटन वर्ल्ड फेड, पहले हम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन पे बात कर लेते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है जो स्पोर्ट्स को, बैडमिंटन को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। फॉर्मेशन इसका हुआ था 1934 में। इसको बाद में रीनेम किया गया बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के नाम से 2006 में। हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में पड़ता है। प्रेजेंट प्रेसिडेंट का नाम आप देख सकते हो। एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या है? गवर्न्स द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ BWF, इट गवर्न्स इंटरनेशनल इवेंट्स, रैंकिंग, एंटी डोपिंग पॉलिसीज एंड अदर एथलीट वेलफेयर्स। मेंबरशिप की बात करें तो एज ऑफ नाउ BWF 2002 मेंबर एसोसिएशंस। इट ऑपरेट्स अंडर द कॉन्टिनेंटल कॉन्फेडरेशंस, एशिया, यूरोप, पैन अमेरिका, अफ्रीका एंड ओशियाना। मतलब ये सारे रीजन्स के हमारे जो प्लेयर्स हैं, ओवरऑल ग्लोब लेवल के, वर्ल्ड लेवल के, वो सारे प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं इस बैनर के अंदर, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अंदर। वही इनसे रिलेटेड इनके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को, रैंकिंग को, एंटी डोपिंग पॉलिसीज को, एथलीट के वेलफेयर को, इन सारे चीज़ों को देखता है, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आसाम इंडिया में 17 साल के बाद 2008 के बाद ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका? तो सिग्निफिकेंस की हम बात करें तो नाउ इंडिया ज्वाइंस मलेशिया, इंडोनेशिया, कनाडा, स्पेन, चाइना एज नेशंस होस्टिंग द चैंपियनशिप मोर देन वंस। मतलब इंडिया के अलावा ये मलेशिया, इंडोनेशिया, कनाडा, स्पेन, चाइना, इन लोगों ने इस वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप को एक से ज्यादा बार ऑर्गेनाइज किया है, होस्ट किया है, और अब हम दोबारा कर रहे हैं। तो वी आर ज्वाइनिंग दैट क्लब। इस क्लब को ज्वाइन करना सिर्फ फैक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस क्लब को ज्वाइन करना यह भी दिखा रहा है कि हम बैडमिंटन चैंपियनशिप को, बैडमिंटन गेम को किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, हमारे एथलीट के लिए क्या क्या पॉसिबल ऑप्शन है इंडिया में। ठीक है। एंड सो नाउ इंडिया हैज बिकम द 4th एशियन कंट्री टू होस्ट इट ट्वाइस। ये चीज याद रखो, ये सब ना प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाउ इंडिया हैज बिकम द 4th एशियन कंट्री टू होल्ड दिस वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप ट्वाइस। एकदम प्रीलिम्स में डायरेक्टली खटाक से पूछ दिया जाएगा। मेंस में भी अगर क्वेश्चन है तो वैल्यू एडिशन कर सकते हो। द इवेंट बिल्ड्स मोमेंटम फॉर इंडिया होस्टिंग ऑफ द BWF वर्ल्ड चैंपियंस इन 2026। मतलब अभी हमने जूनियर चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया और हम प्लान कर रहे हैं कि भैया हमको अगले साल सीनियर चैंपियनशिप भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मोमेंटम बिल्डअप करने का काम करेगा। India has last hosted in 2008 when Saina Nehwal won gold and RMW Guru Sai Dutt won bronze। साइना नेहवाल जो कि अभी बैडमिंटन सेंसेशन है इंडिया के लिए, तो 2008 में इन्होंने गोल्ड जीता था। इन 2025 प्लेयर्स फ्रॉम 13 इंडियन स्टेट्स आर पार्टिसिपेटिंग, रिफ्लेक्टिंग वाइडर नेशनल रीच, वाइडर इंटरनेशनल रीच, इन सब को शोकेस कर रहा है वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप इन आसाम इंडिया। यह हमारा सिग्निफिकेंस हो गया। ठीक है। इंडिया की मेडल जर्नी की अभी तक की हम बात करें तो मेडल जर्नी इंडिया की क्या रही? 1996 से अपर्णा पोपटसी वॉन सिल्वर फॉर गर्ल्स सिंगल। टोटल मेडल हमने 11 मेडल जीते थे। साइना नेहवाल 2008 में इंडिया के लिए ओनली गोल्ड मेडलिस्ट बनी इस इवेंट में। बॉयज के सिंगल कैटेगरी की बात करें तो अराउंड 8 मेडल्स, लेटेस्ट बाय आयुष सेट्टी, ब्रॉन्ज इन 2023। ये ओवरऑल इंडिया की मेडल जर्नी रही है। ठीक है। यहां पर भी आप एक न्यूज क्लिपिंग देख सकते हो, इंडिया विंस हिस्टोरिक ब्रॉन्ज एट BWF वर्ल्ड जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप 2025। ये सब ना प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स में काम आते हैं, तो इनको क्या किया करो, कंपाइलेशन तो अभी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर्ड है ना, टेलीग्राम का लिंक भी अगर तुम चाहो तो मैं फिर से शेयर कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। तो कंपाइलेशन ना प्रिंट करके रख लिया करो, और हर महीने के एंड ना कंपाइलेशन को एंड में तो रिवाइज करो ही पिछले मंथ का, और फिर क्या करो कि टाइम टू टाइम बीच बीच में रिवाइज कर लिया करें ताकि ये फैक्ट्स आपको याद रहे। रिसेंट अपडेट की बात करें तो ये रिसेंट अपडेट, फर्स्ट एवर मेडल इन मिक्स टीम इवेंट अभी रिसेंटली सिक्योर किया गया। इवेंट 2 पार्ट में किए जा रहे हैं, 6 to 11 के लिए 6 to 11 अक्टूबर के बीच में मिक्स टीम इवेंट, और इंडिविजुअल चैंपियनशिप जो है वो अक्टूबर 13 से 19 मतलब कल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। नाउ दिस मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन दिस, इस पर भी एक मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए बना दिया है। हर टॉपिक पर मैं मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसलिए देता हूं ताकि आपकी ना जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5 से रिलेटेड प्रैक्टिस करने की आदत, मेंस बेस्ड प्रैक्टिस करने की आदत बनी रहे।
बाकी ये सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासेस आप अपने एपीएससी के फाउंडेशन बैचेज में, यूपीएससी के फाउंडेशन बैचेज में या अचीवर्स बैचेज में पढ़ते हो, बट रेगुलर लेवल पर भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करंट अफेयर से होते रहे, इसलिए हर टॉपिक से रिलेटेड एक मैं मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन बना के देता हूँ। लिखो और लिखकर इसको इवेलुएट करवाया करो। ओके, अब हम प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है रेयर अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड, स्पेशली आसाम बेस्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक्सप्लोरेशन या जो डेवलपमेंट है उनसे रिलेटेड। देन सेकेंड है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। थर्ड है पेंटेड स्टॉक्स के बारे में, जो रिसेंटली देखे गए कहाँ, काजीरंगा नेशनल पार्क में 3 साल के बाद, मतलब ये एक रेयर इवेंट हो गया। देन BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप एंड अरुणोदय 3.0 स्कीम। मतलब आज के ही सेशन में जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है, एक्सेप्ट दिस रेयर पेंटेड स्टॉक्स की जो बात करेंगे, पेंटेड स्टॉक्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं था जो डिटेल में डिस्कस करें, इसलिए मैंने उसको प्रैक्टिस क्वेश्चन में ही एसोसिएट कर दिया है। तो ये आपके 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, राइट। अब ये आपकी ड्यूटी है कि आज संडे से लेकर अगले सैटरडे तक आप इस असम प्रहरी के सेशन को डिटेल में कवर कर लीजिए, सो दैट आपका वीकली करंट अफेयर्स असम स्पेसिफिक एनालिसिस होता जाए। ओके, फिर हम नेक्स्ट संडे को मिलेंगे असम प्रहरी के नेक्स्ट सेशन के साथ, प्री सिक्योर के नेक्स्ट सेशन के साथ कल मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।